अंतरिम सरकार गठन के बीच घटनाक्रम। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने जेनजी प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया और हिंसा व तोड़फोड़ की निंदा की। सेना मुख्यालय के बाहर अंतरिम नेतृत्व को लेकर जेनजी युवाओं के बीच बहस और टकराव हुआ। नेपाली सेना ने कर्फ्यू को बढ़ाया। सुप्रीम कोर्ट भवन में आग लगने के बाद सभी सुनवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। प्रदर्शनकारियों के एकजुट ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपने की सिफारिश की। देश भर की जेलों से 13,500 से ज्यादा कैदी भाग चुके हैं। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दिया गया है। विदेशी यात्री फंसे हुए हैं। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए एयर इंडिया ने स्पेशल फ्लाइट शुरू की। महत्वपूर्ण मोड़ पर नेपाल की स्थिति एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। एक ऐसा अवसर जब जन आंदोलन, युवा शक्ति और पारंपरिक राजनीतिक ढांचे एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बहरहाल अंतरिम सरकार अगर तटस्थ, पारदर्शी और समयबद्ध हो तो ये देश के लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। लेकिन इसमें कानूनी रूप से संवैधानिक सीमाएं, दलों की प्रतिद्वंदिता और युवा अपेक्षाओं को पूरा करने की चुनौती होगी। अंतरिम सरकार का मुख्य काम चुनाव करवाना हो सकता है, लेकिन चुनाव अधिकारी, संसाधन, निर्वाचन कानून और पारदर्शिता सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती होगी। चुनाव की तिथि, मतदाता रजिस्ट्रेशन, मतपत्र सुरक्षा, चुनावी आयोग की स्वतंत्रता आदि विषय कानूनी मोर्चे पर महत्वपूर्ण होंगे। अंतरिम सरकार कानूनी चुनौतियां। संविधान में अंतरिम सरकार की विशेष व्यवस्था नहीं है। नेपाल का संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत समर्थन के साथ चुना जाना चाहिए। यदि कोई ये कर ना सके तो संसद भंग हो सकती है। न्यायपालिका को राजनीतिक दबाव से बचाए जाने की आवश्यकता होगी, खासकर तब जब परिवर्तन या जांच प्रस्तावित हो। अंतरिम सरकार गठन की कोशिशें। आपको बता दें कि काठमांडू में हिंसा के बाद छिटपुट घटनाओं को छोड़कर हालात कंट्रोल में। इसके बाद भी आर्मी ने एहतियातन राजधानी और उससे सटे इलाकों में तीसरे दिन कर्फ्यू जारी रखा। इस बीच देश में अंतरिम सरकार बनाने की कोशिशें तेज हो गयी। आर्मी हेडक्वार्टर में इसे लेकर जेनजी और अफसरों के बीच दूसरे दौर की बातचीत हुई। इससे पहले बुधवार शाम को भी पहले दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला था। सेना ने सभी पार्टियों और नेताओं से राय देने को कहा था। बता दें कि नेपाल में हिंसा में अब तक 31 मौतें हो चुकी, वहीं 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं ये देखना होगा कि अंतरिम सरकार को क्या केयर टेकर माना जाएगा या उसे पूर्ण कार्य क्षमता दी जाएगी, जैसे कि कानूनी सुधार, जांच, संवैधानिक संशोधन आदि। बहरहाल यदि अंतरिम सरकार निर्णय लेती है जो संसद पार्टी नेताओं या राज्यपाल, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना हो तो कानूनी विवाद खड़े हो सकते हैं। अंतरिम सरकार के संभावित प्रभाव। जब बाहर से तार्किक नेतृत्व आएगा तो हिंसा कम हो सकती है, सार्वजनिक भय घट सकता है, भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निर्भरता जैसे मुद्दों पर कार्रवाई हो सकती है। यदि चुनाव की समय सीमा तय हो जाए और वादे पूरे हों तो युवा आंदोलन को भरोसा मिल सकता है। संविधान, मानवाधिकार आदि में सुधार होने से विदेशों में नेपाल की स्थिति अच्छी हो सकती, निवेश और सहयोग बढ़ सकता है। पारंपरिक दल इसे स्वीकार नहीं कर सकते या सीमित भूमिका मिलने पर असंतुष्ट होंगे। यदि अंतरिम सरकार कोई ऐसा कार्य करे जो संविधान या कानून के खिलाफ हो तो न्यायालय में चुनौती होगी। सुशीला का अंतरिम पीएम बनना लगभग तय। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रह चुकी सुशीला कार्की का अंतरिम पीएम बनना तय है। उन्हें जेनजी और काठमांडू के मेयर बालेन शाह का समर्थन है। लिहाजा सवाल उठ रहा है कि सुशीला अंतरिम सरकार में बालेन की प्रॉक्सी के तौर पर काम करेंगे। जब भी चुनाव होंगे बालेन चुनाव लड़ेंगे। भारत के प्रति उनके नजरिए की बात करें तो बता दें कि भारत से उम्मीदों पर उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के रिश्ते बहुत पुराने हैं। सरकारें अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जनता का रिश्ता बहुत गहरा है। उनके बहुत से रिश्तेदार और परिचित भारत में। वो कहती हैं कि भारत ने हमेशा नेपाल की मदद की है। हम बेहद करीबी हैं। हाँ, जैसे रसोई में बर्तन एक साथ हो तो कभी कभी आवाज होती है, वैसे ही छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन रिश्ता मजबूत है। कौन है सुशीला कार्की? सुशीला कार्की किसान परिवार में जन्मी और 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU से राजनीतिक शास्त्र में मास्टर किया है। 1979 में वकालत में अपना करियर शुरू किया। 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी।
2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। सुशीला कार्की का पूर्वाग्रह और कार्यपालिका में हस्तक्षेप का आरोप लगा था। सुशीला ने कई हाई प्रोफाइल मामलों में फैसले दिए। इनमें 2012 में पूर्व सूचना मंत्री जयप्रकाश गुप्ता को भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराना प्रमुख है। डीआईजी जय बहादुर चंद की डीजीपी के रूप में नियुक्ति को रद्द किया। कोर्ट ने इसे सरकार की मनमानी और नियमों के खिलाफ बताया था। पीएम के लिए कुलमन गिसिंग का भी नाम। अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए कुलमन गिसिंग का नाम आगे रखा। बता दें कि युवाओं ने आर्मी हेडक्वार्टर में हो रही बातचीत का विरोध करते हुए कहा कि मीटिंग में गलत लोगों को बुलाया जा रहा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि ये बातचीत राष्ट्रपति भवन में हो, राष्ट्रपति को सार्वजनिक किया जाए। इन युवाओं ने राष्ट्रपति भवन में बातचीत की मांग की। जेनजी द्वारा जारी पत्र में कहा गया कि अंतरिम मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य और सबसे स्वीकार काठमांडू महानगर पालिका के प्रमुख आकर्षक नेता बालेंद्र शाह भी दिखे, लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया में शामिल होने का पत्र भेजा है। नेपाली कांग्रेस ने संविधान में संशोधन की मांग की। नेपाली कांग्रेस ने जन जेड युवाओं और राजनीतिक दलों से शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालने की अपील की है। फेसबुक पर जारी एक बयान में कहा गया कि हाल के प्रदर्शनों और उनके परिणामों ने देश में राजनीतिक शून्यता पैदा कर दी, जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। राष्ट्रीय सहमति सरकार के गठन, संविधान में संशोधन की मांग की गई है ताकि 6 महीने के भीतर पार्टी का महाधिवेशन हो सके। भारतीय सीमा बल ने 35 कैदी पकड़े। नेपाल में लगातार बढ़ती अशांति के बीच पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, सीएनपी माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड और सीएनपी एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित कई वरिष्ठ नेताओं को नेपाली सेना ने शिवपुरी के एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। वहीं भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने अब तक नेपाल की जेलों से भागे 35 कैदियों को पकड़ा है। इनमें से 22 कैदी उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर, 10 बिहार में और 3 बंगाल में पकड़े गए। अधिकारियों के अनुसार ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। उधर रामछेपा जेल में गुरुवार को सुरक्षित बलों की गोलियों से 3 कैदियों की मौत हो गई। 14 कैदी घायल भी हुए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि कैदी जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोकने के लिए गोली चलानी पड़ी। फिलहाल जेल पर सेना का कंट्रोल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।